Hello everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to your YouTube channel. आज 15 मार्च आज सुबह का द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है इन एक्शन एंड इंटरवेंशन। ये लिखा हुआ है सेम जेंडर मैरिज के ऊपर। तो देखो ये बता रहा है यहाँ पर इन एक्शन, एक्शन होता है जो हम कोई काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं एक्शन, और इनमें वो जो एक्शन में नहीं होता ही है, जो चीज़ जो काम एक्शन में नहीं होता है वो क्या है, हमने साइड में रख दिया है। उसे कहाँ पर रख दिया है? ठंडे बस्ते में डाल दिया है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? कोई मीडिएशन, इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप करते हैं, बीच में कोई टांग अड़ाते हैं, उसको कहते हैं इंटरवेंशन। तो एक तो ऐसी चीज़ जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और इसमें जो इंटरवेंशन है, जो हस्तक्षेप है, अब कहाँ पर है? ये बात कर रहा है कि जो सोशल मुद्दे हैं उनको जब गवर्नमेंट नहीं उठा रही है, तो इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, वो क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है। तो उसी के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, लेजिस्लेटिव इन एक्शन ऑन सोशल इशूज बिल लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लेजिस्लेटिव क्या होती है? विधानसभा, पार्लियामेंट्री, संसद, जहाँ पर लोग बैठ के कानून बनाते हैं उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव। तो जो हमारी पार्लियामेंट्री है, जो विधानसभा है, वो क्या है? जो इन एक्शन में है। कौन सा वाला काम? ऐसा काम जो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन एक्शन जो आपको मैंने बताया था, जो एक्शन में नहीं हो। और किसको डाल दिया है? ऑन पर सोशल इशूज, जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको, ये कामों को कहाँ पर डाल दिया है? ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ये लेजिस्लेटिव इस चीज़ को क्या करेगी? लेजिटिमाइट करेगी, वैधानिक करेगी हमारी न्यायपालिका को, जुडिशरी के इंटरवेंशन के हस्तक्षेप को। हमारी न्यायपालिका के हस्तक्षेप जो होगा वो क्या होगा? लीगलाइज होगा। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक रूप से सत्य, सही ठहराएगी। जो लेजिस्लेटिव है वो लेजिस्लेटिव क्या करेगी? जो न्यायपालिका का जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, वो क्या है? वैधानिक है और सच है। तो ये कह रहा है कि जो इन एक्शन ऑन सोशल इशूज, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो जो न्यायपालिका है उसमें वो हस्तक्षेप करेगी। तो ये चीज़ जो लेजिस्लेटिव है उसको क्या करेगी? ये वैधानिक बनाएगी। तो ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई थी इन एक्शन और इंटरवेंशन, ये टाइटल पैराग्राफ में और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि जब सरकार कोई कानून नहीं बना रही है, कोई उन मुद्दों को उठा नहीं रही है, तो क्या है फिर? हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करती है? उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो ये बात क्या है? सही है। और ये पार्लियामेंट्री इस बात को वैधानिक रूप से सत्य ठहरा देगी। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमाइट करना, किसी बात को उचित ठहराना। अब देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द इशू ऑफ granting legal recognition to same-sex marriages can be seen as an important step towards ensuring gender equality। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या? रेफर कर देना, भेज देना एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में। क्या भेज रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में किसको भेज दिया है इसने? सुप्रीम कोर्ट की ने। जो मुद्दे हैं, जो ग्रांट करते हैं, देते हैं एक कानूनी पहचान। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। जो एक कानूनी तौर पर जो पहचान देते हैं सेम एक ही जेंडर की शादियों को, तो वो वाले जो मुद्दे हैं उसको रेफर कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है उसने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने। अब ये डिसीजन यहाँ पर क्या है? आपकी सब्जेक्ट है। जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैन बी सीन, ये
पैसिव वॉइस में कैन बी सीन देखा जा सकता है, किसके रूप में देखा जा सकता है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम के रूप में, एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, जो कदम किसकी तरफ है, सुनिश्चित करने की तरफ, इंश्योरिंग करने की तरफ, जेंडर इक्वलिटी को, लिंग समानता को सुनिश्चित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा जाएगा। क्या डिसीजन था कि जो ग्रांट देना यानी कानूनी एक पहचान देना सेम सेक्स मैरिज को, तो इस वाले मुद्दे को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया था, भेज दिया था। अब ये कह रहा है डेस्पाइट एप्रीहेंशंस दैट इट इज इंक्रोचिंग ऑन द लेजिस्लेटिव डोमेन। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेस्पाइट होता है के बावजूद, एप्रीहेंशन शंका, शक के बावजूद, एप्रीहेंशन क्या है, कोई शक है, कोई शंका है, उस चीज के बावजूद यह क्या करेगा, इट इज इनक्रोचिंग ऑन, ये लिमिट को क्रॉस करेगा, अतिक्रमण, इनक्रोच करना मतलब अतिक्रमण करना, किसी लिमिट, किसी सीमा को पार करके उसके अंदर घुस जाना। तो ये किस में अंदर घुसेगा, ऑन पर लगा के बता रहा है, जो लेजिस्लेटिव का, जो हमारी जो कानून का जो दायरा है, लेजिस्लेटिव जो विधानसभा पार्लियामेंट्री का जो दायरा है, इसमें ये क्या करेगा, और ज्यादा अंदर घुसेगा। यही कह रहा है कि ये कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, विधानसभा का है, ना कि लेजिस्लेचर का, ना कि इसके कोर्ट का काम है। तो ये कह रहा है कि शंकाओं के बावजूद भी कई सारी शंकाएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट कदम है लिंग समानता की तरफ, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इनक्रोचिंग ऑन कर रही है, अंदर घुस रही है, या फिर अतिक्रमण कर रही है, अपनी सीमा को क्रॉस कर रही है, जो है एक लेजिस्लेटिव जो डोमेन होता है, जो कानूनी का जो दायरा होता है, उसको क्या कर रही है, ये क्रॉस कर रही है। ऐसा बता रहा है कि भले ही कितनी शंकाएं हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना किसका काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है। अब यहाँ पर देखो एक डिसीजन आपका, ये तो इसमें ना सब्जेक्ट था, और कैन बी सीन ये आपकी वर्ब थी जो पैसिव वॉइस में बना हुआ है, और इट इज, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, इज क्या है, आपकी वर्ब है। इनक्रोच करना, कहीं पर जब आप कोई लिमिट होती है उसको पार कर जाते हो, उसके अंदर घुस जाते हो, तो उसको कहते हैं इनक्रोचिंग, इनक्रोच। अब देखो petitioners before the court view the idea of giving of legal status for marriages between people belonging to same sex as a natural consequences of 2018 judgment decriminalizing homosexuality। ये कह रहा है जो पेटिशनर होते हैं, जो याचिका करता है, जो याचिका डालते हैं, PIL को जो डालते हैं, उसको कहते हैं पेटिशनर्स। और ये पेटिशनर्स हैं जो कोर्ट के सामने, जो इनका व्यू है, इनका जो दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है, जो विचार है देने का, क्या देने का, कानूनी दर्जा उनको शादियों के लिए, और जो कौन सी शादियों के लिए कानूनी दर्जा देने का जो विचार है, के बिटवीन के बीच में, उन लोगों के बीच में जो बिलोंग करते हैं एक ही तरह के जेंडर से, लेस या लेस्बियन या गे बोलते हैं, यानी मेल मेल से शादी करे, फीमेल फीमेल से। तो ऐसे सेम सेक्स से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको एक कानूनी दर्जा देने का जो विचार है, किनका, जो पेटिशनर जो याचिका डाली है कि जो सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं उनको भी क्या होना चाहिए, कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए शादियों का, मैरिज का, क्योंकि ये एज के तौर रूप में एक जो नेचुरल, जो प्राकृतिक जो परिणाम है कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, जो था 2018 के फैसले का, जजमेंट का। अब ये 2018 में कोई फैसला आया था, उस फैसले ने क्या किया था, डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, सही बता दिया था होमोसेक्सुअलिटी को। होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, सेम जेंडर से लेस्बियन या गे
जो एक ही तरह के यानी सेम सेक्स से ही अट्रैक्शन रखता हो, मेल मेल से शादी कर दे, तो उसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो क्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ में आप क्या हो, संलिप्त, तो आप कोई क्राइम से बना है क्रिमिनलाइजिंग करना, आप पे कोई क्राइम में आप क्या हो, साथी हो। और कोई चीज़ जब डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो इसका मतलब क्या है, उसको क्राइम से बाहर निकाल दिया और उसको सही ठहरा दिया। तो यही कह रहा है कि 2018 का जो फैसला आया था उसके परिणाम स्वरूप एक प्राकृतिक तौर पर जो होमोसेक्सुअलिटी को सही बताया गया था, सही ठहराया गया था। तो ये पेटिशन डाली गई है कोर्ट में कि इनको कानूनी दर्जा मिलना चाहिए शादी का। यहाँ पर देखो पेटिशनर आपका सब्जेक्ट है और व्यू क्या है आपकी, यहाँ पर वर्ब है ये, ठीक है। अब देखो, द गवर्नमेंट हाउएवर कंटेंट्स दैट देयर इज नो नीड टू डिफार्ट फ्रॉम द हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। ये क्या कह रहा है कि सरकार के पास हालांकि कई सारे यानी आर्ग्यूमेंट्स है या कोई कंटेंट्स कर रही है, इस बात पर जोर दे रही है कि चलो ठीक है, जो ऊपर वाली जो चीज़ बताई गई है, जो क्या क्या कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो जजमेंट आया था कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी एक कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ पर सरकार ने जोर दिया है, हालांकि भले ही ये कंटेंट्स करती है, क्या कंटेंट्स करता है कि दैट के देयर इज, ये दावा क्या दावा करती है, क्या कहती है सरकार, क्या है उसका आर्ग्यूमेंट, कि देयर इज नो नीड टू डिफार्ट फ्रॉम द हेट्रो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। कोई भी ज़रूरत नहीं है डिपार्ट फ्रॉम होना, किसी चीज़ से अलग होना। अब हेट्रोनॉर्मेटिव से अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज से, तो ये कह रहा है इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज है जो शादी की है, इससे अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा हालांकि कह रही है ये बात। अब हेट्रोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज, इसका मतलब होता है जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, मेल एक फीमेल से शादी करता है, उसी को कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिव। मेल ना के मेल से शादी करे उसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। और फीमेल फीमेल से शादी करती है तो वो लेस्बियन होता है। और गे यानी एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करता है। और हेट्रोनॉर्मेटिव क्या होता है, जो एक स्ट्रेट है, जो सीधा चला आ रहा है, क्या एक फीमेल एक मेल से शादी करती है, एक पुरुष एक वुमेन से क्या है, महिला से शादी करता है, उसी को कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिव। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इसकी वर्ब है, कंटेंट्स कंटेंट्स होता है, डिपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना है। हेट्रोनॉर्मेटिव, जो पुरुष एक स्त्री से शादी करता है उसको कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिव। एंड इवन इफ देयर आउट टू बी सच अ चेंज इट मस्ट कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब ये कह रहा है, और अगर यदि ये जो ऐसे बदलाव होंगे, आउट टू बी सच अ चेंज, चेंज यहाँ पर क्या है, वर्ब, ऐसे बदलाव अगर होंगे या होने हैं तो इट मस्ट कम फ्रॉम, इनको गुजरना पड़ेगा लेजिस्लेचर से। कहाँ से, इट मस्ट, इनको मस्ट कम फ्रॉम मतलब लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है, जो विधायक है, जो कानून बनाते हैं, उनसे क्या होना पड़ेगा, कम फ्रॉम करना पड़ेगा, वहाँ से ओके आना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि चलो ये ठीक है, वैसे तो एक मेल को एक फीमेल से शादी की जानी चाहिए, एक पुरुष को एक स्त्री से, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को कह रहे हो, तो अगर ऐसा कोई कानूनी उनको सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ऐसा कोई चेंज होगा तो इसको हमारे कानून से गुजरना पड़ेगा, कम फ्रॉम लेजिस्लेचर। आउट टू का मतलब होता है ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, उसको हम आउट टू की तरह से यूज करते हैं। आउट टू का मतलब एक मॉडल होती है आउट टू भी। अब देखो, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर इट शुड इंटरप्रेट प्रोविजंस ऑफ मैरिज लॉज इन इंडिया, स्पेशली
द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एज परमिटिंग मैरिटल यूनियंस बिटवीन सेम सेक्स कपल्स। अब यहां से यहां तक ये क्या कह रहा है, यहां से देखो कि जो क्वेश्चन है जो क्या है, जो सवाल जो प्रश्न है किसके सामने, कोर्ट के सामने जो सवाल है जो प्रश्न है इज है वो क्या है कि वेदर, हाँ कि ना, कि इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, एक्सप्लेन किया जाना चाहिए प्रावधानों को, और जो प्रावधान है शादी से संबंधित लॉ के कानूनों के। तो यही कह रहा है कोर्ट के सामने, यही क्वेश्चन है कि जो प्रावधान है जो शादी से लेके जो कानूनों के जो उनको व्याख्या की जानी चाहिए, एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए इंडिया में, और स्पेशली खास करके मुख्य रूप से जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1914 में, 1954 में। तो एक 1954 में कोई मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, तो स्पेशली ये इसकी बात कर रहा है। तो इसमें ये प्रावधान जो है इनको क्या किया जाना चाहिए, एक्सप्लेन किया जाना चाहिए या नहीं, ये कोर्ट के सामने क्या है, एक प्रश्न है। अब ये कह रहा है ये 1954 का एक्ट क्या था, ये एक्ट परमिटिंग करने के रूप में, अलाउ करने के रूप में, अनुमति देने के रूप में मैरिटल यूनियंस को, मैरिटल यूनियंस होता है जो मैरिट से संबंधित होता है उसको कहते हैं मैरिटल यूनियंस, और किन के बीच में, सेम सेक्स कपल्स के बीच में। सेम सेक्स कपल कौन से कपल होते हैं, यानी एक मेल मेल से शादी करता है। तो यही कहता है कि जो एक स्पेशल एक्ट था 1954 में जो आया था, ये अनुमति देता था मैरिटल यूनियंस को, कौन सी, जो थे सेम सेक्स कपल वालों को। तो यही कह रहा है कि खास करके ये कोर्ट के सामने प्रश्न है कि इस वाले प्रावधान को एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये बता रहा है द एक्ट अलाउज द सोलमनाइजेशन ऑफ अ मैरिज बिटवीन एनी टू persons and is used by those who are unable to register their marriages under their respective personal laws। अब देखो ये कह रहा है जो एक्ट है, कौन सा वाला एक्ट, 1954 वाला, जो अनुमति देता है, अलाउ करता है। सोलमनाइजेशन का मतलब होता है सैक्रोसेंट, किसी की पवित्रता जो है शादी की, किसके बीच में, सही ठहराता है, सोलमनाइज करता है। सोलमनाइजेशन करना, किसी चीज को सही ठहराना, सत्य बताना, सैक्रोसेंट। मैरिज जो है दो पर्सन्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, यानी जो दो लोगों के बीच में जो शादी है ये सोलमनाइज करता है, ये सही ठहराता है ये एक्ट। और इस एक्ट को यूज किया गया था उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जो अनेबल हैं रजिस्टर्ड करने में अपनी मैरिजेस को, अंडर देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, यानी जो उनके जो पर्सनल लॉ हैं उसके संदर्भ में, उसके अंतर्गत वो अपनी क्या है, मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये एक्ट लेके आया गया था। जैसे एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो उनका लॉ अलग होगा, हिंदू लड़के का और मुस्लिम लड़की का अलग होगा। अब हिंदू हिंदू से शादी करे तो चलता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम से करेगा तो दोनों के क्या होंगे, अलग लॉ होंगे। तो उसके लिए उनके जो पर्सनल लॉ हैं उनमें उनकी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है शादी, तो उसके लिए क्या बताया था, ये एक्ट अनुमति दे देता था कि जो मैरिज है दो लोगों के बीच में जो रजिस्टर्ड करने में अपनी शादियों को क्या है, अनेबल हैं, तो वो इस एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड करा लेंगे अपनी शादी। ठीक है, ना कि वहां पर ऐसा बोला था सेम सेक्स मैरिज को लेके। अब ये कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर ये एक्ट सब्जेक्ट है अलाउ, वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी वजह से अलाउ कर दिया है, एस लगा दिया है। अब दूसरी एक्ट की वर्ब ये यूज्ड है जो पास्ट है, और यहाँ पर ये हु है जिसकी वर्ब आर है। ठीक है, अब ये कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट द
decriminalization of consensual relations between adults of same sex has removed the stigma attached to homosexuality but has not conferred the right of marriage। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है इसका जो इसने आर्ग्यू यानी ये बहस करता है या बताता है, केंद्र सरकार क्या कहता है, क्या इसका बयान है, क्या है कि दैट के जो डिक्रिमिनलाइजेशन है कंसेंसुअल रिलेशंस, कंसेंसुअल क्या होता है, जो आपसी सहमति से जो संबंध बनाए गए हैं उनको डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा, सही बताया जाएगा, सही ठहराता है। और किन के बीच में वो संबंध है, अडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स, सेम सेक्स मतलब दो लोगों का जो मेल या फीमेल जो सेम सेक्स के जो अडल्ट हैं उनके अगर आपसी सहमति से जो रिलेशन बने हुए हैं तो वो क्या है, सही है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। और सरकार ने क्या कहा था, हैज रिमूव्ड कर दिया है, गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया था और सरकार ने रिमूव्ड भी कर दिया था क्या, जो एक कुंटा थी, स्टिग्मा थी, स्टिग्मा होता है ये कुंटा या फिर एक सिंबल जो डिस्ग्रेस का, इसको रिमूव कर दिया था जो जुड़ा हुआ था होमोसेक्सुअलिटी से। होमोसेक्सुअलिटी तो आपको पता है सेम सेक्स में सेक्स उसको कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ था। इस वाली कुंटा को क्या कर दिया था, हटा भी दिया था। लेकिन हैज नॉट कन्फर्ड द राइट ऑफ मैरिज, ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन का जो काम है, ये बात जो सही कंसेंसुअल जो रिलेशन को सही ठहराने का जो काम है, ये कन्फर्ट नहीं करता है, ये अनुमति नहीं देता है, प्रदान नहीं करता है राइट ऑफ मैरिज, एक शादी का हक, एक जो मैरिज लाभ का हक क्या है ये प्रदान नहीं करता है कि चलो ठीक है आप अपनी मर्जी से शादी कर लो पर इसको हम राइट ऑफ मैरिज नहीं देंगे। तो यही कह रहा है कि भले ही कोर्ट ने ऐसा आर्ग्यू किया था, ऐसा बताया था कि जो आपसी रिलेशन है जो अडल्ट्स के बीच में, सेम सेक्स वालों के बीच में, ये सही है, लेकिन इसकी जो जो कुंठा बनी हुई थी जो होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई, तो उसको उन्होंने हटा भी दिया था, रिमूव भी कर दिया था कि हम राइट ऑफ मैरिज शादी का हक नहीं देंगे, भले ही आप सेम सेक्स मैरिज कर लो, कर भी लेते हैं जो अडल्ट्स हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ दर्जा नहीं दिया जाएगा लीगल मैरिज का। एंड दैट द स्टेट इज इंटाइटल टू लिमिट इट्स रिकॉग्निशन टू मैरिजेज इन्वॉल्विंग हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। अब एक क्या बता रहा है, और जो स्टेट्स इज इंटाइटल्ड हैं, इंटाइटल्ड मतलब जिनके पास हक है क्या लिमिट करने का उनकी जो पहचान को, और किसकी पहचान है, जो है उनके उन वाली शादियों की जो इन्वॉल्विंग करते हैं, जो शामिल करते हैं हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स तो आपको पता है कौन से कपल्स होते हैं, जो हमारे एक मेल और फीमेल से जो परंपरागत रूप से जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। तो यही कह रहा है इन्वॉल्व शामिल करते हुए ये स्टेट के पास एक हक है कि वो लिमिट करता है उसकी पहचान को, स्टेट के पास ये हक है कि जो हेट्रोसेक्सुअल कपल हैं जो एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है तो उनकी पहचान को ये क्या करता है, लिमिट करता है, उसके पास ये हक होता है किसी भी स्टेट के पास में, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इट क्लेम्स इन कीपिंग सेम सेक्स कपल्स आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। अब ये कह रहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, और यह दावा करता है, क्या दावा करते हैं, इनमें कीपिंग सेम सेक्स कपल को आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, के ये बनाए रखेंगे जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको जो मैरिज की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है,
उस चीज़ से ये उनको बाहर बनाए रखेंगे, ऐसा दावा करते हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो यही कह रही है हमारी सरकार के भले ही आप सेम सेक्स मैरिज कर लो, लेकिन हम क्या है, इसको मैरिज का दर्जा नहीं देंगे और जो राइट ऑफ मैरिज है उसका हक नहीं देंगे। हम इसको जो मैरिज की डेफिनेशन है उससे बाहर बनाए रखेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म, यानी जो समानता के जो रूल हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनकी दृष्टि से जो सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो केंद्र सरकार के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड दैट नो सिविल राइट अवेलेबल, यह इसको कैन बी रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जा सकता है कि कोई भी सिविल राइट जो अवेलेबल है किसके लिए, मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए, जो आउट टू बी डिनाइड टू दोज हु बिलोंग टू सेम जेंडर। तो यही कह रहा है कि ऐसे जो इनको पहचाना जा सकता है कि कोई सिविल राइट्स, जो सामाजिक जो हक अवेलेबल है, उपलब्ध है किसके लिए, जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, जो एक मेल एक फीमेल से शादी करता है, ऐसी शादीशुदा को लिए, तो ये सिविल राइट्स आउट टू बी डिनाइड, इसको मना नहीं किया जाना चाहिए दोज जो बिलोंग करते हैं सेम जेंडर से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जब एक मेल और एक फीमेल जब शादी करते हैं तो उनको जो हक देते हो, उस वाले हक से जो सेम सेक्स जेंडर है, सेम जेंडर मैरिज है, उसको भी मना नहीं किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, अब ये क्या बता रहा है, द इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इशू ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन may not pose insurmountable difficulties। ये क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी इंसिडेंशियल यानी जो सेकेंडरी जो दूसरे जो परिणाम हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन मुद्दों पर जो है प्रॉपर्टी के और वसीयत के, इनको पोज नहीं किया जा सकता, मे नॉट पोज, रोका नहीं जा सकता, इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज से, ऐसी कठिनाइयों से जो अनस्टॉपेबल हों और जिन्हें इनविंसिबल हों, ऐसी घटनाओं से इनको क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है। दूसरे परिणाम इसके सेकेंडरी जो परिणाम है वो ये हैं। द सेंटर अदर आर्ग्यूमेंट इनवोकिंग रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज अगेंस्ट रिकॉग्नाइजेशन सेम सेक्स मैरिजेज इज वीक एंड इनएडुकेट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है, जो सेंटर का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, जो दूसरा क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा विचार क्या है, दूसरा बयान, इनवोक करते हुए, उकसाते हुए, उत्तेजित करते हुए, जो धार्मिक रूल्स को धार्मिक जो रूल्स हैं, नियम हैं, नॉर्म्स होते हैं जो रूल्स, और जो सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं, वैल्यूज, जो किसके अगेंस्ट हैं, सेम सेक्स मैरिज की पहचान के अगेंस्ट हैं। तो क्या है ये दूसरा आर्गुमेंट, इज वीक है और इनएडुकेट है, अपर्याप्त है। तो यही कह रहा है कि सेंटर के सरकार का ऐसा मानना है कि जो सेम सेक्स मैरिज को जो पहचानने का जो काम है, जो धार्मिक जो रूल्स और जो सांस्कृतिक जो वैल्यूज हैं उनके खिलाफ इसकी जो पहचान है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और अपर्याप्त सा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये कोई दम नहीं है इस बात में, बहुत ही कमज़ोर और बेकार की बात है। ये क्या ही मतलब है सेम सेक्स मैरिज, अब इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू दैट के इट विल अंडरमाइन फेथ और रॉक सोसाइटल वैल्यूज। ये कह रहा है कि इट इज फ्यूटाइल, बेकार का आर्ग्यूमेंट है, बेकार की बहस है कि दैट के
यह बिल अंडरमाइन करेगी, कमजोर बनाएगी फेथ को। और कौन से वाले फेथ को? जो लोगों को शादी को लेकर के जो फेथ है उस वाले फेथ को क्या करेगी? कमजोर बनाएगी। और रॉक कर देगी सोसाइटल वैल्यू को। सोसाइटल वैल्यू को क्या करेगी? जो सामाजिक जो सिद्धांत हैं उनको हिला देगी और जो फेथ हैं लोगों के उसको क्या है? कमजोर कर देगी। ऐसा माना जा रहा है जो सेम सेक्स मैरिज को लेके। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? द मेयर फैक्ट दैट के मैनी पीपल कंसीडर मैरिज टू बी अ सैक्रामेंट और अ होली यूनियन इज नॉट एनफ टू डिनाई इक्वल स्टेटस to the union of the people of the same sex or to undermine its essential character as a social and economic contract। अब यहाँ से यहाँ तक के बता रहा है जो केवल खाली खाली जो तथ्य हैं, मेयर केवल फैक्ट हैं। कौन से वाले फैक्ट के? डेट के बहुत से लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि जो शादी है वो टू बी अ सैक्रामेंट, एक पवित्र और होली रिश्ता है। ऐसा मानते हैं कि शादी एक पवित्र रिश्ता है और एक होली यूनियन है। तो ये एनफ नहीं है, इनफ नहीं है, इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है मना करना इक्वल स्टेटस। किनको? टू द यूनियंस ऑफ पीपल, उन लोगों के यूनियन को, समूह को जो सेम सेक्स वाले जो लोगों की जो यूनियन है उसको इक्वल स्टेटस देने से मना करना ये इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि शादी को एक पवित्र रिश्ता मानते हैं ये बहुत सारे लोग। और ये चीज़ डिटरमाइन कर देती है, कमज़ोर बना देती है इसकी जो आवश्यकता है इस कैरेक्टर की एक सामाजिक और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। तो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज को लेके कि एक तो ये लोगों के अंदर गलत धारणा भर देगी, गलत फेथ आ जाएंगे और शादी को लेकर के कोई भी लोग किसी से भी शादी करने लगेगा। तो इससे क्या होगा? मेल मेल से, फीमेल फीमेल से, कुछ दिन बाद लोग अपने पेड़ से भी शादी करने लग जाएंगे क्योंकि उनकी मर्जी, उनका कहते नहीं है माई बॉडी माई वे माई बिल, तो वो वाला हिसाब हो जाएगा फिर तो यहाँ पर। तो यही बात कह रहा है कि शादी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, होली यूनियन है। अब बहुत से लोग ऐसा कंसीडर करते हैं। केवल ये तथ्य, ये वाला तथ्य एनफ नहीं है कि ये डिनाई करे इक्वल स्टेटस को जो ऐसे लोगों की यूनियन है जो सेम सेक्स की। और ये सामाजिक और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो एक कैरेक्टर है, उस इसेंशियल जो आवश्यक कैरेक्टर है, जो शादी को अभी एक सामाजिक और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही देखा जाता है, तो इस चीज़ को ये क्या कर देगा? अंडरमाइन कर देगा, कमज़ोर बना देगा। अब देखो, वेदर द रेमेडी आउट टू टेक द फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेज and if so whether it should be through judicial intervention or legislative action is the question। अब यहां से यहां तक ये क्या कह रहा है? वेदर के हाँ के ना, जो सॉल्यूशन, रेमेडी मतलब जो सॉल्यूशन है वो आउट टू बी टेक, उनको लिया जाना चाहिए जो एक फॉर्म है पहचान की फॉर्म के रूप में लिया जाना चाहिए इन सॉल्यूशन को, हाँ के ना, जो हैं सेम सेक्स मैरिज के, जो सेम सेक्स मैरिज की जो पहचान के रूप में इनके जो सॉल्यूशन है उनको लिया जाना चाहिए कि नहीं। और इफ सो, अगर ऐसा है कि हाँ के ना के जो वेदर कि इट शुड बी थ्रो, कि ये थ्रो होगा एक जुडिशली इंटरवेंशन यानी न्यायपालिका का हस्तक्षेप और लेजिस्लेटिव एक्शन, के ये बात ये कह रहे हैं कि इसको एक सेम सेक्स मैरिज का जो पहचान की जो फॉर्म के रूप में लिया जाना चाहिए, लिया आने वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा? जो जुडिशल इंटरवेंशन से और लेजिस्लेटिव एक्शन से इसको गुजरना चाहिए, शुड बी थ्रो।
इसको शुड भी होना चाहिए थ्रो के माध्यम से। यह न्यायपालिका के हस्तक्षेप और हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो पार्लियामेंट्री एक्शन के थ्रू होना चाहिए। और इज द क्वेश्चन, यही क्या है, क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन है क्या जो सेम सेक्स मैरिज के जो पहचान के जो फॉर्म को लिया जाना चाहिए एक सॉल्यूशन के तौर पर, क्या इसको शुड भी यानी थ्रो होना चाहिए, किसके थ्रू होना चाहिए, जुडिशल इंटरवेंशन और लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू, यही एक क्वेश्चन है। अब ये दैट द लेजिस्लेचर शुड बी इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट फार रीचिंग चेंजेस दैट मैनी इम्पैक्ट पर्सनल लॉ ऑल रिलीज ऑफ ऑल रिलीजन्स इज इंडीड एन एक्सेप्टेबल्स प्रीपोजिशंस। अब ये कह रहा है कि दैट क्या जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जो कानून बनाने वाली जो विधानसभा है, इसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए इनमें, किसमें, ब्रिंगिंग अबाउट करने में, इंट्रोड्यूस करने में, बताने में, जो है फार रीचिंग चेंज, बहुत बड़े दूर जाने वाले परिवर्तन जो इम्पैक्ट कर सकते हैं व्यक्तिगत कानूनों को, ऑफ के जो धार्मिक के, ऑफ हैं जो पर्सनल लॉ हैं, ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ हैं उनको क्या कर सकते हैं, ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि हमारी जो विधायिका है, जो विधानसभा है, इसको बताना चाहिए कि इसके जो दूरगामी जो परिणाम है, जो परिवर्तन है, ये पर्सनल लॉ हैं लोगों के, जो किसी भी रिलीजन के, उसको ये इम्पैक्ट करेंगे, वो प्रभाव छोड़ेंगे उसके ऊपर। और ये वास्तव में इंडीड है एक एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन होती है धारणा, एक स्वीकृत करने वाली एक धारणा भी है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एक अगर सेम सेक्स मैरिज होगी तो इससे कुछ लोगों के पर्सनल लॉ हैं उन पे असर पड़ेगा। तो ये बात हमारी लेजिस्लेचर को बतानी चाहिए, इसके जो दूर पहुंच जाने वाले जो परिवर्तन हैं वो वास्तव में कैसे हैं, ठीक नहीं है, मतलब उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये वास्तव में एक एक्सेप्ट करने वाली धारणा है। अब ये कह रहा है अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दैट wants to treat this as a matter of policy and not cede space to courts would act on its own to consider the right of any two people regardless of gender to marry or found a family। अब ये क्या कह रहा है, रेस्पॉन्सिव होता है जो किसी चीज के लिए उत्तरदायी हो। तो एक ऐसी सरकार जो रेस्पॉन्सिव सरकार है, जो उत्तरदायी सरकार है, जो चाहती है ट्रीट करना, टू ट्रीट किया जाना, दिस है इसको ट्रीट किया जाना, जो एक रेस्पॉन्सिव जो सरकार है वो चाहती है इसको ट्रीट किया जाना एज के तौर पर, एक पॉलिसी, एक मैटर ऑफ पॉलिसी के रूप में, एक मामले की जो पॉलिसी है उसके तौर पर इसको ट्रीट करना चाहती है एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और इसको नॉट सीड स्पेस करना चाहिए। सीड स्पेस का मतलब होता है किसी दूसरे लोगों को नहीं मौका देना चाहिए। तो सीड स्पेस मतलब एक तरह से जैसे आप क्या कर रहे हो, वहां पर दूसरे लोग को खड़ा कर दे रहे हो किसी चीज के लिए। सीड मतलब स्पेस देना किसी दूसरे लोगों को, दूसरे लोग को। तो यही कह रहा है कि इसको सीड स्पेस नहीं देनी चाहिए, इसको कोर्ट को नहीं लेके आना चाहिए, और ये वुड एक्ट इट्स आउन, इट्स आउन जो एक्ट है इसका जो होगा अपना खुद का, कंसीडर करने के लिए तो किसी भी दो लोगों के हक को। तो ये कह रहा है कि इसके खुद का जो एक्ट होगा, सरकार का खुद का एक्ट होगा, जो अपना खुद का जो दो लोगों की, किसी भी दो लोगों का हक है उसको कंसीडर करने के लिए, और वो भी जेंडर के संदर्भ में। और वो जेंडर कौन से संदर्भ में, जो शादी करने के और फाउंड करना यानी नींव डालना एक फैमिली को। तो ये कह रहा है कि एक शादी करना और एक फैमिली को बसाना, और जेंडर के संदर्भ में
इसका किसी भी लोगों का जो हक होगा ये कंसीडर करेगी गवर्नमेंट, अपना खुद का एक्ट होगा, ये कह रहा है यहाँ पर। अब ये देखो, लेजिस्लेटिव इन एक्शन ऑन बर्निंग सोशल इशूज बिल लेजिटिमाइज एंड इनवाइट जुडिशल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जो लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है, जो विधानसभा है, वो इन एक्शन है, असक्रिय है। इन एक्शन मतलब जो एक्शन में नहीं हो ऐसा काम। और कौन सा काम है? ऑन पर बर्निंग सोशल इश्यूज पर, जो चलते हुए जो सोशल सामाजिक मुद्दों पर जो इन एक्शन वाला जो काम है ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ये लेजिस्लेटिव लेजिटिमाइट करेगी, वैधानिक बनाएगी, सत्य उचित ठहराएगी और इनवाइट करेगी हमारे न्यायपालिका के हस्तक्षेप को, इंटरवेंशन को। आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।